Good morning, student. Today we will start BCom part third EAFM paper second. आज का अपना जो टॉपिक है वो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ट्रेड का है और इसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आवश्यक तत्व क्या है, आधार क्या है, उसके बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हम करते हैं तो इसके लिए हम ये फर्स्ट ये देखते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट का आयात करना है, किसका निर्यात करना है, एक्सपोर्ट किसका करना है और इम्पोर्ट किसका करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है जो और उस प्रोडक्ट की एक्सेस है उसकी यूनिट्स, तो हम क्या करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ शॉर्टेज है उसको इंपोर्ट करना, आयात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मेन बेस है वो है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मेन इसका टास्क यही रहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करें। तो इसके लिए हमने ये लिखे हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अब आधार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ये तीन मेन है। ज्योग्राफिकल बेसिस पर हम करते हैं, दूसरा है इकोनॉमिक बेसिस पर हम करते हैं, तीसरा है पॉलिटिकल बेसिस पर हम करते हैं। तो ये तीन मेन आधार है जिसके को ध्यान में रखकर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अब ज्योग्राफिकल आधार है, भौगोलिक आधार पर हम बात करें तो भौगोलिक ज्योग्राफिकल बेसिस है, ये भी अपने इकोनॉमिक्स जो ट्रेड है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, काफी इफेक्ट करता है ज्योग्राफिकल बेसिस पर। भौगोलिक आधार है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी इफेक्ट करता है। भौगोलिक आधार के अंतर्गत देश की स्थिति, जलवायु कैसी है, भूमि की जो लैंड है उसकी बनावट कैसी है और जो मिट्टी है उसका स्वरूप कैसा है, ये सभी शामिल किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है वो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है कि आपके सुटेबल है या आपके फेवर में है या अगेंस्ट में है। उसके अकॉर्डिंग भी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी काफी डिपेंड करती है कि आप एक्सपोर्ट आयात करोगे, इंपोर्ट करोगे, अधिक या एक्सपोर्ट करोगे। दूसरा है क्लाइमेट जलवायु है, ये भी काफी इफेक्ट करती है अपने इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जैसे सर्दी है या आपके देश में सर्दी अधिक है, गर्मी अधिक है, ये क्लाइमेट भी ठंड अधिक रहती है, या गर्म प्रदेश है, ये भी क्लाइमेट के में आता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भी आपको जो प्राकृतिक संसाधन है ये भी अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी इफेक्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ से भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति है, अब भौगोलिक स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अब भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड के फेवर में है तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ेगा। और फेवर में नहीं, अगेंस्ट में है तो फिर क्या होगा, देखो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। आपके फेवर में है तो आप एक्सपोर्ट अधिक करोगे, ठीक है, डेवलप कंट्री बनोगे, और इंपोर्ट अधिक करोगे। तो इसमें इसका मतलब ये है कि भौगोलिक स्थिति आपके फेवर में नहीं है। तो हमारे भारत है, इसके तीनों ओर समुद्र है, अनेक प्राकृतिक बंदरगाहें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग स्थित है। अतः अन्य देशों के समुद्री मार्गों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच आते जाते रहते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, रुकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, और अधिक इंक्रीज होता है। तो एक कंट्री का पोर्ट दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ स्टे करता है, वहाँ गुड्स लोडिंग अनलोडिंग करता है। इस प्रकार से ज्योग्राफिकल लोकेशन, बंदरगाह ही नहीं है आपके पास, आप दूसरी कंट्री से ही ट्रांसपोर्टेशन करवाते हो, तो इससे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी इफेक्ट होता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है स्टूडेंट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन है वो शिप रहता है, समुद्री मार्ग अधिक रहता है। तो इस प्रकार से ज्योग्राफिकल कंडीशन है ये भी अपने में रोल अधिक अदा करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कि भौगोलिक स्थिति आपकी कैसी है और उसके अनुकूल ही। तो भारत का जो है जो भौगोलिक स्थिति हम देखें तो भारत के सूटेबल है,
भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, सूटेबल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। दूसरा हम बात करें वो है जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु भी काफी इफेक्ट करती है कि आपका जो देश है, कंट्री है, वो गर्म प्रदेश में आता है या ठंडे प्रदेश में आता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, गर्म प्रदेश में है तो आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट अधिक बनाते हो, ठंडे प्रदेश में है तो इस प्रकार से जलवायु है ये भी काफ़ी इफेक्ट करती है कि किस प्रकार की जलवायु है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आयात निर्यात करते हैं। जैसे भारत है तो भारत की जलवायु में चाय, जूट, चावल अधिक की खेती अधिक होती है। भारत में अधिक क्या होता है, चाय, कॉफी, जूट ये अधिक होता है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आयात भी करना होता है। तो यहाँ पर जो जिसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जलवायु हमारे उसके फेवरेबल नहीं रहती है, तो हमें उससे क्या करना है, आयात करना होता है। तो इस प्रकार से अपने को ये देखना होता है कि किस प्रकार का आयात है अधिक है, निर्यात अधिक है, तो उसकी जलवायु, उस देश की जलवायु के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड किया जाएगा कि उसमें देश में प्रोडक्शन क्या अधिक होगा, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही व्यापार किया जाता है। प्रोडक्शन अधिक होगा तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना स्टार्ट करोगे, प्रोडक्शन कम होगा तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट आप आयात करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि जलवायु किस प्रकार की है। इसके बाद नेक्स्ट है वो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। अब नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जिस देश के पास अधिक होंगे वो डेवलप कंट्रियों में आएगा। ठीक है, जैसे तेल निर्यात देश है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में है, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, बट नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर ही वो अपना पूरे अपने देश की कंट्री को डेवलप किए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी अधिक रोल अदा करते हैं। जो देश प्राकृतिक संसाधन में धनी होते हैं वे निर्यात व्यापार द्वारा या विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। अरब राष्ट्रों में खनिज तेल के विपुल भंडार है, अतः उनकी अर्थव्यवस्था को हम देखें तो वो टिकी हुई है। जिन देशों में खनिज संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज, वन संपदा का अभाव होता है वहाँ आयात अधिक करना पड़ता है। ठीक है, तो नेचुरल में वन संपदा है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है कम रहते हैं, उनको क्या करना होता है, आयात करना होता है। और जिनके पास ये अधिक है वो निर्यात करते हैं और संपन्न देश में लिस्ट में आने लगते हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी काफ़ी अधिक रोल अदा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। और इसके बाद हम बात करें तो एक ये भी लिख सकते हैं कि भूमि की बनावट है वो किस प्रकार की है, वो भी अपने को देखना है, उपजाऊ भूमि है या नहीं है, वो भी इस ज्योग्राफिकल बेस में ही बताना है कि भूमि की जो बनावट है वो किस प्रकार की हो, उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, पहाड़ी एरिया अधिक है या मैदानी क्षेत्र अधिक है, इसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, सभी को पता है कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर ये जलवायु है वो हमारे सूटेबल है, तो अधिक प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन अधिक होगा तो हम अधिक आयात कर पाएंगे और संपन्न राष्ट्र में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, विकासशील देश हैं हम, विकसित देश करने के लिए हमें ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये भूमि की बनावट है, जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, ये अपना अहम रोल अदा करते हैं। तो हमारे यहाँ 70% एस्टिमेट आप ये मानिए कि कृषि कार्य पर ही डिपेंडेंट है, तो ये हमारे सूटेबल रहेगा तो प्रोडक्शन अधिक होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अधिक होंगे तो हम अधिक आयात कर पाएंगे और निर्यात कर पाएंगे। और निर्यात करने से क्या होगा, विदेशी पूंजी है या विदेशी करेंसी है
फॉरेन करेंसी अधिक अर्न कर पाएंगे, जिससे देश का डेवलपमेंट होगा। और हम क्या करेंगे, जो फॉरेन करेंसी अपने पास आएगी उससे न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करेंगे, और न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करके नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो डेवलप कंट्री है उस डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट के लेवल के प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है। तो यदि हम फॉरेन करेंसी अपने पास अधिक होगी, विदेशी मुद्रा अधिक होगी, तो उससे हम क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी वाले जो मशीनरी है उसको हम आयात करेंगे, और उससे प्रोडक्शन करके जो प्रोडक्ट्स नई टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया गया है उसकी कॉस्ट कम आएगी, और उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी, और इससे हम जो डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट है उस लेवल का प्रोडक्ट बना के हम भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो अपना फर्स्ट है जो प्रैक्टिकल बेसिस पर हमने बात की। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है आर्थिक आधार। ठीक है, आर्थिक आधार। अब आर्थिक आधार पर हम बात करें, इकोनॉमिक्स बेसिस पर हम बात करें तो एबिलिटी ऑफ कैपिटल। फर्स्ट तो क्या है, एबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। ठीक है, पूंजी की उपलब्धता। तो फर्स्ट तो अपना यही पॉइंट है। तो हम पूंजी की उपलब्धता की हम बात करें तो जहाँ पर कैपिटल की शॉर्टेज नहीं रहती है वहाँ पर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जाता है, और लार्ज स्केल पर स्टूडेंट जब प्रोडक्शन किया जाता है तो कॉस्ट है वो मिनिमाइज कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। और कॉस्ट जब आप कम रखते हो तो अपना मार्जिन कम रख के सेलिंग प्राइस है वो भी आप कम रखते हो। तो जो कंपटीशन का टाइम है उसमें आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस भी कम है, तो आप विश्व के मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है वो रख पाते हो। ठीक है, और यदि आपके पास एबिलिटी ऑफ कैपिटल की शॉर्टेज रहती है तो आप अपना जो मशीनरी है, आप अपने जो सोर्स है उसको लिमिट में रखते हो, और लिमिट में रखते हो इससे क्या होता है, लार्ज स्केल पर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते, और लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन नहीं होगा स्टूडेंट तो इससे क्या होता है, कॉस्ट है वो इंक्रीज कर दी जाती है, कॉस्ट बढ़ती है, और कॉस्ट बढ़ती है तो उसमें आप प्रॉफिट भी ऐड करते हो, कॉस्ट भी बढ़ी हुई होती है तो इससे अपनी सेलिंग प्राइस और बढ़ी होती है। ठीक है, तो जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन विश्व के जो मार्केट है उस मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को रखते हैं तो हमारी कॉस्ट बहुत अधिक होती है, क्वालिटी डाउन होती है। तो आप समझ गए होंगे जब कॉस्ट अधिक है क्वालिटी भी कंपटीशन के टाइम में जैसी क्वालिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पीछे रह जाते हैं। तो ये एबिलिटी ऑफ कैपिटल ही अपने इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करता है। ठीक है, और जिस देश के पास कैपिटल की कमी नहीं है वो देश आप देख लेना डेवलप मिलेंगे, उनके प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे, कॉस्ट भी उसकी कम रहेगी क्योंकि वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है। अब कैपिटल की कमी नहीं है तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और लार्ज स्केल पर करते हैं तो उसका बेनिफिट उनको ये होता है कि उनका पूरे विश्व में प्रोडक्ट सेल आसानी से हो पाता है और उसका मार्जिन भी फिर अधिक रहता है। ठीक है, एक पर यूनिट मार्जिन को कम रख के भी मार्जिन बहुत अधिक अर्न करते हैं क्योंकि वो लार्ज स्केल पर मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है अपना है कि भी ये पूंजी की उपलब्धता है, ये भी काफ़ी इफेक्ट करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। पूंजी की उपलब्धता नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं है, नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन करेंसी आपके पास नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी परचेज कैसे करोगे आप। तो इस प्रकार से शॉर्टेज में बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक बेस में। सेकंड की हम बात करें तो सेकंड अपना जो पॉइंट है वो नेक्स्ट अपना है वो श्रम विभाजन या श्रम की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ लेबर। यदि लेबर अधिक आसानी से आपको अवेलेबल है तो आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हो
लेबर की कॉस्ट भी कम आती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइमली प्रोडक्शन किया जा सकता है, कॉस्ट भी कम रखी जा सकती है। और लेबर की यदि प्रॉब्लम रहती है तो इससे क्या होता है, टाइमली हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और कॉस्ट भी अधिक पेमेंट करनी होती है क्योंकि लेबर कॉस्ट अधिक आती है। तो इस प्रकार से श्रम की उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, आपको पता है कि जो मटेरियल है उस मटेरियल को प्रोडक्शन में चेंज कौन करता है, लेबर करता है। तो लेबर आपके पास अवेलेबल है तो ये जो आपका रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन में, फिनिश प्रोडक्शन में कन्वर्ट करवा सकते हो। और लेबर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो इसकी प्रॉब्लम रहती है। आपके पास कैपिटल भी है, मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मशीनरी भी आपके पास है, बट लेबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो कंपटीशन में आप पीछे रहे। इस प्रकार से श्रम की गतिशीलता किस प्रकार की है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। आप देखते हो कि अपने इंडिया में भी क्या है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां आई हुई है क्योंकि लेबर की यहाँ कमी नहीं है। लेबर की कमी नहीं है तो वो क्या करते हैं, यहाँ अपना प्रोडक्शन करते हैं, फिर पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। तो देखिए श्रम की गतिशीलता भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार से इफेक्ट करती है। कम कीमत पर आपको लेबर अवेलेबल है तो आप आसानी से अपने प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन करवा सकते हो और जो भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड है उसको आप प्रॉपर टाइम में सप्लाई दे सकते हो। और लेबर यदि नहीं रहता है आपके पास या लेबर की शॉर्टेज रहती है तो आप टाइमली वो प्रोडक्शन नहीं करवा पाते हो, कॉस्ट भी अधिक आती है क्योंकि लेबर की जो कॉस्ट है वो भी आपके टोटल कॉस्ट में ही शामिल की जाती है। इसी प्रकार से आप ये भी बता सकते हो कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, डिवाइडेशन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रम विभाजन के सिद्धांत का विस्तार ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म दाता है। श्रम विभाजन का सिद्धांत है उससे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बढ़ा है। आप देखते हो कि लेबर यहाँ एक देश से दूसरे देश से अलग अलग देशों में लेबर अपने जो भी एबिलिटी है उसको दिखाने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश से दूसरे देश में जाता है विशिष्टीकरण का। तो इससे क्या होता है, इससे अलग अलग टेक्नोलॉजी नॉलेज वाले लेबर आपको आसानी से अवेलेबल होते हैं और इससे आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज। अब लार्ज स्केल पर आपको प्रोडक्शन करना है तो विशिष्ट स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है। आपके पास लेबर है, लेबर को ट्रेन करना पड़ता है, उसके बाद उसकी टोली बनाकर उससे प्रोडक्शन करवाया जाता है। तो विशिष्टीकरण के द्वारा लेबर को कुशल करके आप कॉस्ट कम कर सकते हो और कॉस्ट कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात को बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से लेबर की बात हम करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको करना है तो लेबर का विभाजन और विशिष्टीकरण भी रोल अदा करता है कि इससे आयात बढ़ेगा या निर्यात बढ़ेगा। जहाँ लेबर की कमी रहेगी तो इससे क्या होता है, इससे कॉस्ट कम आएगी तो आपका निर्यात कम होगा। ठीक है, यदि लेबर आपके पास अवेलेबल है, कम कीमत में अवेलेबल है तो कॉस्ट क्या आती है, कम आती है और कम आती है तो आप निर्यात अधिक कर पाओगे और कॉस्ट अधिक आएगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस अधिक रहती है। ठीक है, तो ये सभी बातें अपने को ध्यान में रखकर इसमें लिखना है आपको। नेक्स्ट अपना है डिवाइडेशन ऑफ लेबर। हो गया ये डिवाइडेशन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन लिख देना इसमें। नेक्स्ट अपन बात करें तो विशिष्ट तकनीक व कौशल। आप नई टेक्नोलॉजी यूज करते हो या नहीं करते हो, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डिक्रीज करते हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी यूज करोगे या नहीं करोगे। अब नई टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो भाई इससे क्या होता है, कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी अच्छी रहती है और आप पूरे विश्व में जो प्रोडक्ट रखते हो तो आपके जो कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है उसके लेवल का प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हो। तो ये
स्पेशल टेक्नोलॉजी या स्किल मान लीजिए, इसके लिए है। और लागतों में भी अपने को ये देखना है कि कॉस्ट की कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें कॉस्ट में तो लागतों का सिद्धांत जो है उसके आधार पर भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। हम देखेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, उसमें जो टूल्स यूज करते हैं वो हम अपने कारखाने में प्रोडक्शन करें या बाहर से परचेज करें, ये सभी अपने को देखना होता है। ये प्रोडक्शन जो टूल्स हम बनाते हैं, ये यदि फैक्ट्री में बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, ये टूल्स यदि मार्केट से परचेज किए जाते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी, यदि कम आती है तो उससे डिसीजन करके हम अपने फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो तुलनात्मक लागत के सिद्धांत पर भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात को अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक देश से दूसरे देश पर रॉ मटेरियल, यदि हम रॉ मटेरियल इधर से परचेज करते हैं या लार्ज से स्केल पर आयात करते हैं, उसमें कॉस्ट कम आती है, उसके अकॉर्डिंग अपना फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट अधिक कम हो सकती है। तो ये सभी अपने को ध्यान में रखकर भी, तो ये सभी आर्थिक आधार थे जिस पर अपने को ये देखना होता है कि आर्थिक आधार पर भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना है वो है राजनीतिक आधार, पॉलिटिकल बेसिस, राजनीतिक आधार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए स्टूडेंट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो किया ही जाता है, साथ में पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, बिजनेसमैन का तो मेन टास्क क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। बट अंतर्राष्ट्रीय जब आप व्यापार करते हो तो देश की जो राजनीति होती है उसमें भी को भी ध्यान में रखना होता है, और उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल रिलेशन भी अपने को ध्यान में रखकर हम ट्रेड रिलेशन कायम करते हैं। तो जब भी हम किसी दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, ट्रेड रिलेशन बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस कंट्री से हमारे पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं। पॉलिटिकल रिलेशन यदि सही है, अच्छे हैं, तो हम उस देश से ट्रेड रिलेशन भी कर लेते हैं। जैसे मधुर राजनीतिक संबंध है, जिस देश से अपने मधुर राजनीतिक पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, उस देश से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल रिलेशन उन देशों से सही है और हम उन देशों से सही पॉलिटिकल रिलेशन रखना भी चाहते हैं। जैसे अमेरिका द्वारा भारत पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है, लगाए गए थे क्योंकि राजनीतिक स्तर पर भारत उनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देता था तथा CTBT पर तक साइन करने से भी लगातार मना कर रहा था। ऐसे आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ना स्वाभाविक ही है। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल रिलेशन भी अपने को देखने होते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा को भी अपने को ध्यान में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग में अपने को व्यापार करना होता है। जैसे चीन पाकिस्तान को तथा रूस भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति आर्थिक कारणों की अपेक्षा राजनीतिक कारणों से ज़्यादा करता है, और भारत अपनी राजनीतिक रक्षार्थ अमेरिका, फ्रांस, रूस, अन्य देशों से सैनिक साज सज्जा का आयात करता है। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल रिलेशन भी अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष रोल अदा करते हैं। जिनसे अपने पॉलिटिकल रिलेशन नहीं होते हैं उनसे हम ट्रेड रिलेशन भी नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये छोटा सा अपना टॉपिक था जिसको आज हमने कंप्लीट किया। अब आप उसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना। थैंक्स।